रंगा और बिल्ला, इनको कौन नहीं जानता। 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े अपराधी कहे जाने वाले रंगा और बिल्ला ने अपनी पूरी लाइफ में कई खतरनाक कांड किए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसको जानकर पूरा देश उनसे नफरत करने लगा। यहां तक कि उनके घरवालों ने तो उनकी डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया था। आइए जानते हैं इन दोनों दरिंदों की कहानी को। नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड चैप्टर्स में आपका स्वागत है। इंडियन नेवी के कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा दिल्ली के धौला कुआं में अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनकी 16 वर्ष की बेटी गीता चोपड़ा जीसस एंड मेरी कॉलेज न्यू दिल्ली में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी और उनका 14 वर्ष का बेटा संजय चोपड़ा न्यू मॉडर्न स्कूल में 10वीं का छात्र था। शनिवार 26 अगस्त 1978 को दोनों भाई बहन पुनल इंडिया रेडियो पर युगवाणी नामक एक चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शाम लगभग 6:15 बजे घर से निकलते हैं। वहां उनको 7 बजे तक पहुंचना था और फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद 9 बजे वहां उनके पापा वापस उनको लेने आने वाले थे। जब संजय और गीता कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे तो कुलानंद नामक व्यक्ति ने उनको धौला कुआं के चौराहा पर देखा था और फिर MS नंदा नाम के एक व्यक्ति ने धौला कुआं से गोलेडाक खाना तक संजय और गीता को लिफ्ट दी थी। शाम लगभग 6:30 बजे भगवान दास नामक व्यक्ति ने गोलेडाक खाना में योग आश्रम के पास सरसों रंग की फीट कार को वहां से जाते हुए देखा। उस कार में उसने देखा कि एक लड़की ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठी है और ड्राइवर के बाल खींच रही है। उसी के साथ यह भी देखा कि लड़की के पास एक लड़का बैठा है जो ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे शख्स से लड़ रहा है। यह सब देखकर उन्होंने अपने स्कूटर से गाड़ी का पीछा किया, पर अफसोस की गाड़ी हाथ से निकल जाती है। उसके बाद शाम लगभग 6:45 बजे भगवान दास ने इसकी सूचना लोकल पुलिस स्टेशन को दी और उन्होंने गाड़ी का नंबर HRK 8930 बताया, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम के ऑफिसर ने इसे MRK 8930 नोट किया। जब वो कार बाबा खड़क सिंह मार्ग से होकर गुजरी तो वहां से गुजर रहे दिल्ली विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह ने भी उस कार को शक भरी नजरों से देखा और जब उसको यकीन हो गया कि उसमें कुछ गड़बड़ है तो फौरन उसका पीछा किया। लेकिन यहां भी बदकिस्मत से कार ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और कार इंद्रजीत के नजरों से छूट गई। भगवान दास की तरह इन्होंने भी वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर को कार का सही नंबर नोट करके इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन पुलिस ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसको एक नॉर्मल केस समझकर जाने दिया। वो एरिया उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इसीलिए वे मेरठ हाई कोर्ट से अनुमति लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। इधर रात 8 बजे कैप्टन चोपड़ा ने जैसे ही अपने बच्चों का ऑडिशन सुनने के लिए रेडियो चालू किया तो पता चला कि उनकी जगह किसी और ने ले ली है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। फिर वो अपने दोनों बच्चों को वहां लेने चले गए। वहां से जो जवाब मिला उससे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां के एक स्टाफ ने उनको कहा कि उनके बच्चे अभी तक वहां आए ही नहीं हैं। कैप्टन मोहन के मन में कई ख्याल आने लगे, दोनों भाई बहन के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। दरअसल बात यह है कि जिस कार को भगवान दास और इंद्रजीत सिंह ने देखा था उसमें और कोई नहीं बल्कि गीता और संजय ही थे और अब उन दोनों का किडनैप हो गया था। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उस समय के खतरनाक मुजरिम रंगा और बिल्ला ही थे। इन सबसे बेखबर कैप्टन मोहन ने अपने दोनों बच्चों को ढूंढना बरकरार रखा था। दोनों किडनैपर रात 10:15 बजे DHI 280 नंबर की कार में हॉस्पिटल गए क्योंकि बिल्ला के सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। उन दोनों ने हॉस्पिटल में अपना एड्रेस और नाम दोनों गलत बताया था और डॉक्टर द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनको कुछ चोरों ने मिलकर लूटा और उनकी घड़ी और चैन छीनकर भाग गए। वहीं हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल रणबीर सिंह ने उनकी रिपोर्ट पुलिस थाने में भेजी और लूट का केस मानकर पुलिस थाने से 2 और कांस्टेबल आए और रंगा और बिल्ला को वहां ले गए जहां उनको लूटा गया था। रंगा और बिल्ला पुलिस वालों को ऐसी जगह ले गए जहां कोई लूट वाला सीन नजर नहीं आया, इसलिए पुलिस वालों ने उन दोनों को दूसरे दिन सुबह वापस बुलाने का फैसला किया। उसके बाद डॉक्टर के मर्जी के खिलाफ जाकर वो दोनों तुरंत वहां से निकल गए। दूसरे दिन जब पुलिस रंगा और बिल्ला द्वारा बताए गए एड्रेस पर पहुंची तो पता चला कि एड्रेस पर तो कोई और ही रहता है। इसी के साथ पुलिस ने उस कार के नंबर की जानकारी निकलवाई तो पता चला कि वो नंबर किसी स्कूटर का था। तब पुलिस को शक हुआ कि मामला नॉर्मल नहीं है। इधर कैप्टन चोपड़ा ने भी अपने बच्चों की गुमशुदा रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दी थी और उन्होंने अपनी ओर से भी अपने दोनों बच्चों को ढूंढना बरकरार रखा था और अभी तक पुलिस की ओर से भगवान दास और इंद्रजीत की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था।
28 अगस्त 1978 की शाम लगभग 6 बजे दिल्ली रिज पर एक धनीराम नाम का चरवाहा अपनी गाय चरा रहा था। उसने वहां दो किसी बच्चों के शव देखे और फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। यह बात कैप्टन चोपड़ा को बताई गई और वह भी अपनी पत्नी को लेकर वहां आ गए। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। उन्होंने देखा कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि उनके दोनों बच्चे संजय और गीता ही थे। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा उस मनहूस रात को। इधर 29 अगस्त को दोनों की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने पर पता चला कि उनका शरीर सड़न की अंतिम अवस्था में है और लड़की के शरीर पर चाकू से घाव के कई निशान हैं और जबड़ा भी टूटा हुआ है। और इसी के साथ हल्का हल्का यह भी पता चलता है कि वह यौन उत्पीड़न की शिकार भी हुई है। और लड़के की बॉडी से यह रिपोर्ट सामने आई कि उसको भी किसी धारदार हथियार से मारा गया है। अब यह सब पता चलने के बाद कैप्टन मोहन ने फौरन उनके बच्चों के हथियारों को ढूंढने के लिए पुलिस पर प्रेशर डाला। लेकिन जब उनको लगा कि पुलिस अपने कार्य में लापरवाही बरत रही है तो उन्होंने मीडिया वालों के पास जाने का फैसला किया। जब यह बात पूरे देशवासियों को पता चली तो यकीन मानिए उस समय इतनी भारी मात्रा में पब्लिक हथियारों को जल्द से जल्द पकड़ने और फांसी देने की गुहार लगाने लगी। एक प्रकार से ठीक वैसे ही जैसे निर्भया कांड में हुआ था। अब इस केस ने एक विकराल रूप ले लिया था। मीडिया वालों की तरफ से भी दिल्ली पुलिस पर प्रेशर आने के कारण अब यह केस सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के हाथों में आ गया था। उन्होंने इस केस को गहराई से स्टडी किया तो पता चला कि हो ना हो भगवान दास ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इंद्रजीत ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उन दोनों का इस केस से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, क्योंकि उन दोनों की रिपोर्ट में सेम कार का जिक्र किया गया है और उन दोनों कारों का नंबर भी एक ही है। बस केवल HR के 8930 की जगह MR के 8930 था। जब इस केस का पता भगवान दास को चला तो उन्होंने भी उन दोनों दरिंदों का स्केच बनाने में मदद की और स्केच से पुलिस को पता चला कि यह तो रंगा और बिल्ला है जिनको मुंबई पुलिस कई दिनों से ढूंढने की कोशिश में है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। इनके खिलाफ कई FIR दर्ज हैं। अब दिल्ली पुलिस ने इनकी फोटो अखबारों में छपवा और इनके ऊपर इनाम का प्रावधान भी रखा। इधर हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर ने बिल्ला का इलाज किया था दोनों का स्केच देखकर पहचान गए और डॉक्टर ने भी पुलिस की बहुत मदद की। काफी कोशिशों के बाद वह कार मजलिस पार्क में पाई गई और जब कार के मालिक का पता लगाया तो पता चला कि यह कार किसी अशोक शर्मा नाम के एक शख्स की है जो 6-7 सप्ताह पहले चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और उस कार के नंबर कई बार बदले गए हैं। कार की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उस कार में जो बालों के सैंपल मिले हैं वह गीता चोपड़ा के बालों से मैच करते हैं और इसी के साथ कार में खून के धब्बे भी नजर आए जिसका ब्लड सैंपल संजय और गीता के ब्लड सैंपल से मैच होता है। और कार के स्टीयरिंग पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं उसके सैंपल हॉस्पिटल में जो बिल्ला का एक्सरे निकाला गया था उससे मैच हो गए थे। अब केवल दोनों मुजरिमों को जेल के पार ले जाना था, इसलिए सारे अखबारों में और मीडिया पर उन दोनों के फोटो को पब्लिश करवाया गया। 8 सितंबर 1978 को रंगा और बिल्ला कालका मेल ट्रेन में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वे दाखिल हुए वह सैन्य कर्मियों के लिए आरक्षित था, इसलिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने सेना के जवानों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। AV शेट्टी ने उन्हें एक अखबार की तस्वीर से पहचान लिया और फिर उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंस्पेक्टर VP गुप्ता को सौंप दिया गया। उनके बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को एक तलवार मिली। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए। उनकी जांच करने वाले डॉक्टर को उनकी बाहों और शरीर पर चोट के निशान मिले, जिनमें से कुछ हाल ही में हुई हाथापाई के थे। उन्हें अलग अलग जगह ले जाया गया, जहां पुलिस ने सीतानगर में एक किराए के कमरे से एक तलवार बरामद की जहां वे रह रहे थे। पहले तो हर दोषी की तरह दोनों ने भी निर्दोष होने का दावा किया। बिल्ला ने दावा किया कि वह 25 अगस्त से 1 सितंबर तक बॉम्बे में था, लेकिन जब सारे गवाह और सबूत उनके खिलाफ पेश किए गए तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपनी पूरी कहानी सुनाई कि वे एक चोरी के केस में पकड़े गए थे। फिर मुश्किल से पुलिस के हाथों छूटकर वे एक अन्य व्यक्ति के साथ कार में सूरत भाग गए। वहां उन्होंने कार छोड़ दी और अहमदाबाद के लिए बस पकड़ ली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी। 17 अगस्त को उन्होंने एक कार चुराई, लेकिन अच्छी हालत में ना होने के कारण उसे छोड़ दिया। अब 18 अगस्त को रंगा रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने के लिए पानीपत गया था। अब 19 अगस्त को उन्होंने एक और कार चुराई
और उसकी नंबर प्लेट बदल दी, लेकिन उसकी सीट खराब होने पर उसे छोड़ दिया। उस दिन अपराध में इस्तेमाल की गई कार अशोक होटल से चोरी हो गई थी और उन्होंने उसकी नंबर प्लेट बदल दी थी। 24 अगस्त को उन्होंने मजलिस पार्क में मकान किराए पर लिया और उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन एक जोड़े का अपहरण करेंगे, फिर उन्हें अपने घर ले जाने के लिए मजबूर करेंगे ताकि वे उसे लूट सकें। लेकिन कार में घूमते समय उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। 26 अगस्त को पूरे दिन घूमने के बाद उन्हें संजय और गीता दिखे और उन्हें लगा कि वे एक अमीर परिवार से हैं। उन्होंने उन्हें लिफ्ट की पेशकश की और संजय और गीता लिफ्ट ले लिया। बिल्ला ने पहले ही भीतरी दरवाजे के हैंडल ढीले कर दिए थे और जैसे ही गीता ने गेट खोला तो गेट निकल गया और अब बिल्ला संजय और गीता से झगड़ने लगा। थोड़ी देर तक झगड़ने के बाद बिल्ला ने छोटी कृपाण से उन्हें डराने की कोशिश की। उसके बाद बिल्ला ने संजय और गीता को कार में बैठाया और इसके बाद वो बुद्ध जयंती पार्क गए और उन्होंने कार को वहीं पार्क कर दिया और कार का नंबर बदलकर DHI 280 कर दिया। बच्चों से उनके माता पिता के बारे में पूछा गया तो संजय ने बताया कि उनके पिता एक नौसेना अधिकारी हैं। रंगा ने सुझाव दिया कि बच्चों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि पिता के पास शायद ज्यादा पैसा नहीं होगा तो किडनैप करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब संजय और गीता भी उन दोनों से छोड़ने के लिए बोलते हैं तो बिल्ला ने बताया कि वह पालम हवाई अड्डे से आ रहे एक जौहरी की कार को रोककर लिफ्ट मांगेगी, उसके बाद उन्हें जाने दिया जाएगा। अब वे एक कच्ची सड़क पर चले गए और फिर लड़के को वहां से लगभग 100 मीटर दूर ले गए। लड़के को मारने के लिए बिल्ला रंगा को बार बार मजबूर कर रहा था, लेकिन जब रंगा ने संजय को नहीं मारा तो बिल्ला ने रंगा से कृपाण छीन लिया और संजय पर कई वार किए, जिससे संजय की मौत हो जाती है। और जब रंगा कृपाण साफ कर रहा था और बॉडी को झाड़ियों में छुपा रहा था तब बिल्ला गीता के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसके बाद बिल्ला जब गीता के साथ दोबारा दुष्कर्म करने लगा तब रंगा ने कृपाण उठाई और बिल्ला के सिर पर दे मारी। गीता सड़क की ओर भागी, लेकिन रंगा ने उसे पकड़ लिया और उसे कपड़े पहनाए और उससे कहा कि वे उसे उसके भाई के पास वापस ले जा रहे हैं। जब वह आगे चल रही थी तो बिल्ला ने उस पर पीछे से हमला कर उसे मार डाला। इसके बाद उन्होंने गीता की डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंक दिया और चले गए। 28 अगस्त को रंगा और बिल्ला ट्रेन से मुंबई रवाना होने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं और उसी दिन उनको ट्रेन से पकड़ लिया गया। दोनों को 31 जनवरी 1982 को फांसी दे दी गई। बिल्ला शांत था, लेकिन रंगा ने फांसी पर चढ़ने का विरोध किया। उनके शवों पर उनके रिश्तेदारों ने भी दावा तक नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी खूंखार दरिंदे रंगा और बिल्ला की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और क्राइम से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।